नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे। इस हफ्ते शेयर बाजार से ढेरों खबरें हैं, पर आपके काम की खबर क्या है वो हम बताएंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध बाजार पर हावी हो गया है। लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है बाजार में प्रेशर लगातार बरकरार है। हल्का पुलबैक तो मिलता है, लेकिन बाजार टिक नहीं पाता, वहां से वापस से गिरावट देखने को मिलती है। इस जंग का बाजार पर आने वाले समय पर क्या असर पड़ेगा? क्या मार्केट में ऐसी गिरावट कंटिन्यू रहेगी? क्रूड की तेजी के चलते कौन से शेयर में उछाल आया, किन शेयरों पर दबाव देखने को मिला? फरवरी में आईटी शेयरों में एफआईएस ने 17,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है वो हम समझेंगे और आगे क्या इसका असर होगा वो भी जानेंगे। तो चलिए खबरों का कारवा शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर की ओर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी एलएनजी इंपोर्टर कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी के शेयर करीब 10% तक गिर गए। ये गिरावट उस घोषणा के बाद आई जिसमें कंपनी ने बताया कि मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध के कारण उसके एलएनजी जहाज फिलहाल सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर कतर के रास लाफन बंदरगाह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कंपनी ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति और समुद्री मार्ग में मौजूद गंभीर जोखिमों को देखते हुए उसने अपने एलएनजी टैंकर दिशा राही और असीम के संबंध में कतर एनर्जी को अप्रत्याशित आपात स्थिति का नोटिस जारी किया है। इसके चलते पेट्रोनेट एलएनजी ने 3 मार्च 2026 को अपने गैस खरीदारों गैल हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को भी संबंधित गैस बिक्री और खरीद समझौते के तहत फोर्स मेजोर नोटिस जारी किया है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि युद्ध जैसी घटनाएं पेट्रोनेट एलएनजी की ओर से ली गई बिजनेस इंटरप्शन बीमा पॉलिसी के तहत कवर नहीं होती है। ये चैलेंजेस बहुत सी कंपनियों को फेस करना पड़ रहा है। इस घटनाक्रम से ऊर्जा आपूर्ति और शेयर बाजार दोनों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, एमआरपीएल और अन्य रिफाइनिंग कंपनियों के शेयरों में गुरुवार को 5% की तेजी देखने को मिली। इसकी वजह जो खबर निकल कर आई, चीन डीजल और पेट्रोल के निर्यात को अस्थायी रूप से रोकने की योजना बना रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 3% उछला, वहीं चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के शेयर 5.4% तक चढ़ गए। वहीं मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स के शेयरों में भी लगभग 5.72% तक की तेजी देखी गई। पीएसयू ऑयल कंपनियों के शेयरों में भी बढ़त दर्ज की गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर 2.87% तक चढ़े। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों में 2.37 की तेजी देखने को मिली। बीपीसीएल की बात की जाए तो वहां पर भी 1.37% अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। शुक्रवार को भी इन शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2% तक बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया शुक्रवार को। अगली खबर की बात करें तो फरवरी में विदेशी निवेशकों ने आईटी सेक्टर में जोरदार बिकवाली की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार एफआईएस पैसे निकाल रहे हैं, उसके वजह से भी बाजार में प्रेशर देखने को मिल रहा है। डीआईएस की ओर से बाजार को सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन एफआईएस की एंट्री बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, एफआईएस पैसे निकाल रहे हैं। महीने के पहले में देखें तो पखवाड़े में एफआईएस ने लगभग 10,956 करोड़ के आईटी शेयर बेचे, जबकि दूसरे पखवाड़े में भी करीब 5,993 करोड़ की बिकवाली जारी की। इस तरह देखा जाए पूरे फरवरी में आईटी सेक्टर में करीब 17,000 करोड़ की निकासी दर्ज की गई है, यानी आउटफ्लो देखने को मिला है। बाजार में ये चिंता बढ़ रही है, जनरेटिव एआई तकनीक के तेजी से विकास से पारंपरिक आईटी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। अभी तक भारत की आईटी कंपनियों की बड़ी आमदनी बड़े पैमाने पर मानव आधारित कोडिंग और आईटी सपोर्ट सेवाओं से आती रही है, लेकिन एआई के बढ़ते इस्तेमाल से इन सेवाओं की मांग कम हो सकती है। इसी डर से विदेशी निवेशकों ने आईटी शेयरों में मुनाफा वसूली शुरू कर दी है। इसी वजह से निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात की जाए तो फरवरी में करीब 20% की गिरावट देखने को मिली है। आइए जानते हैं इन शेयरों में और कितनी गिरावट देखने को मिलेगी, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी हम लोग आगे बातचीत करते रहेंगे। अगली खबर की ओर चलते हैं। क्लीन मैक्स इन्वोर एनर्जी सॉल्यूशन की ओर आईपीओ आया है। इशू प्राइस जो था 1053 था प्रति शेयर, और अगर लिस्टिंग की बात की जाए तो बीएससी पर
₹952.20 प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ, यानी 9.5% के डिस्काउंट पर हुई। करीब एनएससी पर देखा जाए लिस्टिंग 960 शेयर के भाव यानी 9% के आसपास का नुकसान देखने को मिला है। अगर बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो कंपनी देश की चुनिंदा सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। कंपनी के पास 2.54 गीगावाट क्षमता है और साथ ही मजबूत एसेट्स हैं। वित्त वर्ष 2025 में देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 1610 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2024 में 1425 करोड़ रुपए से 13% अधिक है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो साल 2023-2024 में कंपनी लॉस में थी, लेकिन 2025 में आकर प्रॉफिट में दिखाई दी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इस हफ्ते कॉटन यान बनाने वाली कंपनी श्री राम ट्विटेक्स आईपीओ की लिस्टिंग हुई। कंपनी की ओर से इशू जो प्राइस था 104 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। बीएससी पर लिस्टिंग 70 रुपये प्रति शेयर पर हुई, मतलब लगभग 34.5% का नुकसान। एनएससी पर लिस्टिंग जो थी 68 रुपये प्रति शेयर पर हुई, यहाँ पर भी 35% के डिस्काउंट देखने को मिला। इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो श्रीराम ट्विटेक्स कॉम्पैक्ट रिंग स्पन और कार्डेड यान जैसे सूती धागे बनाती है। इसमें कॉम्बर्ड भी होते हैं और कार्डेड भी है। इन धागों का इस्तेमाल डेनिम, टेरी, टॉवल, शॉर्टिंग, शीटिंग, स्वेटर और मोजे के लिए किया जाता है। इन इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये एली ट्विस्ट, कॉम्पैक्ट स्लब यान और लाइक्रा ब्रांडेड यान जैसे वैल्यू एडेड यान भी ऑफर करती हैं। तो कंपनी का देखा जाए तो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर काम करती है, उसी का फायदा कंपनी को मिलता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। शेयर बाजार में पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी की लिस्टिंग निवेशकों की उम्मीद के मुताबिक नहीं देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों ने दलाल स्ट्रीट पर कमजोर शुरुआत की और अपने आईपीओ प्राइस से करीब 4% नीचे लिस्ट हुए। कंपनी के शेयर बीएससी पर 372 रुपये पर ओपन हुए, जो 386 के इशू प्राइस से लगभग 3.6% कम है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 386 का ऊपरी प्राइस बैंड तय किया था, लेकिन बाजार की सुस्ती और लो डिमांड के चलते निवेशकों को लिस्टिंग गेन नहीं मिल सका। पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी पुणे की एक जानी मानी डायमंड ज्वेलरी कंपनी है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के 25 शहरों में से 33 स्टोर्स संचालित कर रही है, यानी वहां चल रहे हैं। वित्त वर्ष 2025 में देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 32% बढ़कर 258.18 करोड़ रहा, जबकि मुनाफा 40% की बढ़ोतरी के साथ 59 करोड़ के आसपास पहुंच गया। ये कंपनी पीएन गाडगिल एंड सन्स लिमिटेड से अलग होकर एक स्वतंत्र रिटेल इकाई के रूप में बनाई गई है। इसको समझने के लिए आपको उसके स्टोर्स पर भी समझना होगा कि पैसे कहाँ लगा रही कंपनी के वित्त वर्ष 2028 तक देखा जाए तो 15 नए स्टोर्स खोलने की योजना है। रेवा ब्रांड के मार्केटिंग और प्रमोशन पर खर्च किया जाएगा। सामान्य व्यावसायिक ज़रूरतों को पूरा करने में इस आए पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, ये कंपनी की ओर से कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रमोटर हिस्सेदारी में बढ़ोतरी को आमतौर पर सकारात्मक संकेत माना जाता है, ये हम सबको पता है। प्रमोटर कंपनी के कारोबार, वित्तीय स्थिति, जोखिम और भविष्य की योजनाओं को सबसे बेहतर समझते हैं। जब वे बाजार से अपने ही शेयर खरीदते हैं तो ये संकेत होता है कि उन्हें मौजूदा कीमत आकर्षक लग रही है और भविष्य पर भरोसा है। यहाँ 3 ऐसे शेयर हैं जिनमें हाल की तिमाही में प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। पहली कंपनी इन्फोसिस, इंपॉर्टेंट कंपनी है। वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में प्रमोटर की हिस्सेदारी 14.30 से बढ़कर 14.52% हो गई, यानी 0.22% की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसी दौरान एफआईएस की हिस्सेदारी भी हल्की बढ़ी है, जबकि म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी घटी है। दूसरी कंपनी वर्धमान टेक्सटाइल्स की बात करें तो यहाँ पर यान और फैब्रिक सेगमेंट में मजबूत वैश्विक मौजूदगी वाली टेक्सटाइल कंपनी है, बड़ी कंपनी है। वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में प्रमोटर की हिस्सेदारी 64.21% से बढ़कर 64.44% हो गई, यानी लगभग 0.23% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं विदेशी संस्थागत निवेशकों की बात करें, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी हल्की कम हुई है इस कंपनी में। गोदरेज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी गोदरेज इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में प्रमोटर हिस्सेदारी 71.31% से बढ़कर 74.64% हो गई, यानी 3.33% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है।
बातचीत आगे बढ़ाते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स ने इंडोनेशिया में मिले एक उसके सबसे बड़े ऑर्डर को रोके जाने की मीडिया रिपोर्ट्स पर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। कंपनी ने 2 मार्च को शेयर बाजार को जानकारी दी कि इंडोनेशिया में उसके ऑर्डर रोके जाने की जो खबरें हैं उसको लेकर जो वित्तीय प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कंपनी ने कहा है। कंपनी ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि उसने इंडोनेशिया स्थित अपनी सहयोगी इकाई से स्थिति की जानकारी ली है और वहाँ की मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स जो थी, जिन्हें भारत में भी दोहराया गया, दरअसल आयात और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी घरेलू पॉलिसी पर चर्चा को लेकर है। इनका संबंध कंपनी को मिले ऑर्डर की मांग या उसके एग्जीक्यूशन जोखिम से नहीं है। कंपनी ने फाइलिंग में यह भी कहा है कि हमें जो ऑर्डर और एडवांस मिला है वो प्रोग्राम पर आधारित और हमारा इरादा जल्द ही सप्लाई शुरू करने और अपने कमिटमेंट को मुताबिक धीरे धीरे डिलीवरी पूरा करने का है। आपको बता दें, टाटा मोटर्स सीवी ने बीते 10 फरवरी को बताया था कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीटी टाटा मोटर्स डिस्ट्रीब्यूशन इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया में यहाँ पर 70,000 गाड़ियों की सप्लाई के लिए एक एग्रीमेंट किया है। इसके तहत कंपनी के 2 मॉडल योद्धा पिकअप और अल्ट्रा टीजेड ट्रक की सप्लाई की जाएगी। दोनों मॉडल देखा जाए तो यहाँ पर 35,000 गाड़ियों सप्लाई की जाएंगी। इन वाहनों को इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी पीटी एग्रीनॉस पंगन तुन नुसंतारा को डिलीवरी किया जाएगा। ये कंपनी खेती की सप्लाई चेन को मॉडर्न बनाने और फूड सिक्योरिटीज की कोशिशों को आगे बढ़ाने पर फोकस करती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि एल&टी से जुड़ी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी है एल&टी। 4 मार्च को इसके शेयर में गिरावट देखने को मिली। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण बाजार में दबाव बना रहा, जिसका असर कंपनी के शेयर पर भी देखने को मिला। कारोबार के दौरान अगर देखा जाए तो एल&टी का शेयर जो है करीब 7% गिरकर 3,760 रुपये तक पहुंच गया और ये निफ्टी का सबसे बड़ा गिरने वाला स्टॉक बन गया। एल&टी के शेयरों में पिछले कुछ दिनों में दबाव बना हुआ है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो कंपनी का स्टॉक तकरीबन 12.5% तक गिर चुका है। 4 मार्च को सुबह अगर देखें तो वहाँ पर 7% की गिरावट देखने को मिली, उसी के साथ ट्रेड कर रहा था। यानी लगातार हम लोग देख रहे हैं कि इस पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। निफ्टी इंडेक्स भी करीब 1.8% की कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाया। ये 4 मार्च के आंकड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जहाँ तक कंपनी की बात है तो कंपनी के ऑर्डर बुक में अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स का बड़ा योगदान है। 31 दिसंबर 2025 तक के 9 महीनों में कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं यहाँ पर, जिसका फ़ायदा कंपनी को मिल रहा है। जो कुल मिले ऑर्डर हैं उसका 55% ऑर्डर अभी मिला है। दिसंबर तिमाही में भी देखा जाए तो यहाँ पर 66,848 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिले। ये कुल ऑर्डर का इनफ्लो का 49% है। तो कंपनी को अच्छा खासा ऑर्डर मिल रहा है, हालांकि कंपनी में गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद डिफेंस सेक्टर के कई शेयरों में ज़ोरदार खरीदारी देखने को मिली है। खासतौर पर वे कंपनियां जो सेना के लिए मिसाइल, ड्रोन और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे युद्ध से जुड़े उपकरण बनाती हैं, उनके शेयर तेजी के साथ कारोबार करते दिखे। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव, अमेरिका ईरान संघर्ष के कारण निवेशकों का रुख इन स्टॉक्स की ओर बढ़ा है। बाजार में कमजोरी के बावजूद कई डिफेंस कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी दर्ज की गई। तेजस नेटवर्क का शेयर सुबह के कारोबार में देखा जाए तो आज 8% तक चढ़ा। वहीं पारस डिफेंस के शेयरों में भी 8% की तेजी देखने को मिली। जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर में 4% की उछाल देखने को मिली। सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया के में करीब 3% और आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर में 5% से अधिक की बढ़त देखने को मिली। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण निवेशक अब ऐसे शेयरों की ओर ध्यान दे रहे हैं जो सीधे तौर पर युद्ध से जुड़े उपकरण बनाते हैं। ये कंपनियां बड़ी डिफेंस कंपनियों को ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट सप्लाई करती हैं। इस वजह से निवेशक कमज़ोर बाजार के बावजूद भी इन स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका की वजह से मध्य पूर्व में छिड़े तनाव ने अब ऊर्जा बाजार की नई चुनौतियों के सामने ला खड़ा कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म सिटी ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में क्या कहा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कैसे ये स्थिति भारतीय तेल और गैस कंपनियों को प्रभावित कर सकती है, उससे जुड़ी हुई ये रिपोर्ट है। सिटी की रिपोर्ट बताती है कि इस विवाद से तेल की तुलना में गैस वैल्यू चेन पर ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। भारत अपने कुल एलएनजी आयात का लगभग 40 से 50% हिस्सा कतर से मंगाता है। अगर तनाव लंबा खिंचता है तो गैस की कीमतें
तेजी से बढ़ सकती हैं। तो कतर के विकल्प को ढूंढना भारत के लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। ब्रोकरेज फर्म सिटी का कहना है कि तेल की बढ़ती कीमतों में ओएनजीसी जैसी कंपनियों को तो प्रॉफिट हो रहा है, बशर्ते देखा जाए सरकार विंडफॉल टैक्स दोबारा ना लगाए। हालांकि सिटी ने अभी भी इस पर सावधानी बरतते हुए सेल रेटिंग दी और टारगेट प्राइस अगर देखा जाए 245 रुपये रखा है। गैस ट्रांसमिशन के मामले में देखा जाए तो गैस के सामने भी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। सिटी ने गेल पर अपना बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए 195 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है। गुजरात गैस में देखा जाए सबसे ज़्यादा जोखिम दिख रहा है क्योंकि ये कतर और स्पॉट एलएनजी दोनों पर बहुत अधिक निर्भर है। सिटी ने इस पर सेल रेटिंग देते हुए 380 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। सरकारी कंपनी मझगांव डॉक्स बिल्डर्स के शेयर में 6 मार्च को देखा जाए तो लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली है। बीएसई पर शेयर पिछले बंद भाव से लगभग 9% तक चढ़कर 2,559 रुपये के हाई पर पहुंच गया। 2 दिन में शेयर 17% तक उछला। शेयर में देखा जाए तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, जिसके मुताबिक अगर देखें भारतीय नौसेना लगभग 99,000 करोड़ रुपए के सौदे को फाइनल कर सकती है। इसके तहत जर्मन कंपनी थिनसेन ग्रुप मरीन सिस्टम से 6 पनडुब्बियां खरीदी जाएंगी। इनका निर्माण मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को किए जाने की संभावना है। इस खबर पर क्लेरिफिकेशन देते हुए कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि मझगांव की सरकार के साथ सीएनसी बातचीत पूरी हो गई है। प्रपोजल को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास मंजूरी के लिए भेज भी दिया गया है। कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया है। शेयर की फेस वैल्यू देखें तो 5 रुपये है। कंपनी ने दिसंबर 2025 के आखिरी तक सरकार के पास 81.22% हिस्सेदारी थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर है। हर निवेशक और हर इंडस्ट्री के जो भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए ट्रेडर्स हैं उनकी नज़र होनी चाहिए इस खबर पर, क्योंकि इसका इम्पैक्ट रेलवे सेक्टर पर दिखाई देगा। लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को रेलवे सेक्टर से जुड़ी सरकारी कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। ये तेजी एक खबर की वजह से आई। खबर है कि रेल मंत्रालय ने इरकॉन इंटरनेशनल को रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल के साथ मर्ज करने का औपचारिक प्रस्ताव आगे बढ़ाया। इस खबर के बाद रेलवे पीएसयू शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। कई शेयरों के भाव 11% तक उछल गए। इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर में लगभग 11% की तेजी दर्ज की गई। शेयर ने दिन के उच्चतम स्तर तकरीबन जो प्राइस है मैं आपको बता दूं 150 रुपये 30 पैसे के आसपास को छुआ। वहीं से आरवीएनएल का शेयर भी करीब 4% की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। शेयर ने दिन में 298.40 के उच्चतम स्तर पर भी छुआ। आपको बता दें इससे पहले बजट सत्र के दौरान सरकार ने पीएफसी और आरईसी का मर्जर किया था। इस खबर का असर पूरे रेलवे सेक्टर के शेयरों पर देखने को मिलेगा। रेलटेल के शेयर करीब 4% और रेट्स के में देखा जाए लगभग 3.5% की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा आईआरएफसी के शेयर में भी 1.5% की बढ़त देखने को मिली है। इरकॉन इंटरनेशनल एक इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन से जुड़ी परियोजनाओं में महारत रखती है। कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी मजबूत नेटवर्क है और साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट समेत 31 देशों में 900 से अधिक परियोजनाएं पूरी कर चुकी हैं। ये एक नवरत्न सरकारी कंपनी है। वहीं आरवीएनएल की बात की जाए तो भारतीय रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेल मंत्रालय की प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी है। देश में रेलवे विद्युतीकरण के 25% से अधिक कार्यों के लिए आरवीएनएल जिम्मेदार रही है। ये भी एक नवरत्न सरकारी कंपनी है। ये मर्जर इस बात का संकेत है कि सरकार विकास के लिए काफ़ी गंभीरता से काम कर रही है। ये हफ्ते भर की वो खबरें थी जिनकी नज़र बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके काम की खबर है क्योंकि इसका इम्पैक्ट अलग अलग कंपनियों पर हम लोग देख रहे हैं, अलग अलग शेयर पर देख रहे हैं। लेकिन आप लोग इस जो वॉर चल रहा है अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच, इजराइल और अमेरिका एक साथ ईरान पर हमला कर रहे हो, ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस वॉर पर ज़रूर नज़र बना के रखिए क्योंकि इसका इम्पैक्ट शेयर बाज़ार पर देखने को मिल रहा है। शेयर बाज़ार में थोड़ा सा पुल बैक आता है, हल्के से ऊपर जाते हुए दिखाई देता है, उसके बाद फिर से बिकवाली और फिर से प्रेशर देखने को मिल रहा है। बाज़ार में तेज़ी आ नहीं पा रही है।
अब ये वॉर और कितना खींचता है, कितने लंबे समय तक रहता है, उसका इम्पैक्ट बाजार पर दिखेगा और बाजार दबाव में नजर आ सकता है। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।